अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शहरियार ख़ान है। तो आज का लेक्चर का टॉपिक है द साइंस ऑफ रेनबोज़ एंड सनसेट्स। तो रेनबोज़ और सनसेट्स तो हमने ऑब्वियसली हम सब ने देखी हुई है। सनसेट तो हम रोज़ देख सकते हैं और रेनबोज़ भी हमने अक्सर देखी हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जिस तरह वॉल्टर लुइन कहता है, जो कि वॉल्टर लुइन वाज एन एक्स प्रोफेसर एट MIT, बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन की दुनिया में। तो उनका कहना है कि ना मोस्ट ऑफ अस हैव लुक्ड एट रेनबोज़ बट रेयरली हैव वी एवर सीन वन। मतलब हमने देखी तो है आंखों से रेनबो, लेकिन हमने उसको समझा नहीं है। जिस तरह मोस्ट ऑफ अस हैव लुक्ड एट आर्ट वर्क्स, जिस तरह पेंटिंग्स को हम लोगों ने देखा है लेकिन हमने समझा नहीं है पेंटिंग्स को, उसी तरह की बात है। इसके पीछे बहुत गहराई होती है जितनी भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं। तो रेनबो एक स्पेक्टेकुलर सा फिनोमेना है, तो मैंने सोचा कि ना इसके पीछे जो साइंस है उसको ज़रा बयान करते हैं लोगों के लिए। और ये है कि ना जब आपको पता चल जाएगी इसकी साइंस, इसकी जो फंडामेंटल्स हैं इसके और किस तरह फॉर्म होती है। अब ये तो हमारे सामने है ना, बस हमारे लिए एक रैंडम सी चीज़ है। अगर हम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की नज़र से देखें, और जिस तरह पोइट्स वगैरह भी इस पे लिखते हैं और वो पेंटर्स भी इसको पेंट करते हैं, तो उनके सामने बस वही चीज़ें जो उनको नज़र आ रही है और जो आम आदमी के लिए भी अवेलेबल है। कोई उनको डेप्थ में वो जाके उनको कोई नई चीज़ नहीं पता चल सकती इसके बारे में, अनलेस वो साइंटिफिकली उस चीज़ को देखे। तो अब साइंस के थ्रू अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ बन कैसे रही है। आपको ऐसी सी चीज़ों के जवाब मिलते हैं फॉर क्वेश्चंस दैट यू नेवर थॉट ऑफ आस्किंग। के फॉर एग्जांपल के अब ये रेनबो है, इसके कलर्स का फलाना ऑर्डर क्यों है, ऐसे कलर्स का रेड टू वायलेट क्यों। हमने तो बस याद कर लिया ना कि रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, लेकिन इसका ख़ास इसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है कि ना कलर्स तो हैं लेकिन ये ख़ास ऑर्डर क्यों है, ऑरेंज पहले क्यों नहीं आ जाता, ब्लू पहले क्यों नहीं आ जाता। और ये कि सर्कुलर शेप क्यों है, उसके पीछे भी बहुत डीप रीज़न है कि कोई और शेप क्यों नहीं हो सकता, एलिप्स क्यों नहीं हो सकता था या फिर पैराबोला भी हो सकता था। ये सारी मिलती जुलती शेप्स हैं लेकिन एग्जैक्टली क्यों सर्कुलर है, इसके पीछे भी एक बहुत डीप रीज़न है, वो हमें साइंस से पता चलता है। और भी इसकी चीज़ें हैं, साइज़ है इसका, विड्थ है इसकी फॉर एग्जांपल। तो फिर बारी बारी हम ना बहुत सवाल इसके उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं इसकी ना बेसिक इसकी नेचर के बारे में। तो वो सवाल हम रखते हैं सामने, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, देखते हैं किस तरह रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ये सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और फिर जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, इन सब के जवाब पता चल जाएंगे, तो मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी अ रेनबो। मतलब एज इट इज़, जो उसकी डेप्थ है उसको आप एक नए लेंस से आप देख सकेंगे। और फाइनमैन भी कहता था ना फाइनमैन का भी फेमस वो है, कहना है उसका, उसने भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि अपने दोस्त से वो बात कर रहा था, फाइनमैन, रिचर्ड फाइनमैन, जो बहुत नोबल लॉरिएट है और बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था। तो उसका दोस्त था, वो शायर टाइप था कोई। तो शायर ने कहा यार तुम साइंटिस्ट जो हो ना, तुम ना हर चीज़ को बर्बाद कर देते हो, तुम हर चीज़ की गहराई में घुस जाते हो। तो जो ब्यूटी ऑफ द फ्लावर जो मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ ना, तुम जब उसको उसके कंपोनेंट पार्ट्स में तोड़ देते हो ना, तो वो सारी ब्यूटी तुम निकाल देते हो उसके अंदर से। जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। लेकिन फाइनमैन ने कहा कि ना जो साइंटिफिक नज़रिया है ना, इट ओनली एड्स, इट नेवर सब्ट्रैक्ट्स। मतलब जो आप देख रहे हो, जो शायर देख रहे हैं रेनबो को, फ्लावर को, वो मैं भी देख सकता हूँ, मैं भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं पोइट्री आपकी पढ़ सकता हूँ, शायद मैं पोइट्री उतनी अच्छी नहीं कर सकता लेकिन मैं एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकता हूँ, आई हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन साइंस आपको एक नया वो डायमेंशन दिखाती है चीज़ की। तो इट ओनली एड्स टू योर एक्सपीरियंस, इट नेवर सब्ट्रैक्ट्स। तो इस फिलॉसफी को लेके हम चलते हैं। तो आप लोग बुरा ना मनाएं कि मैं इतना ब्रेक डाउन कर दूंगा रेनबो को तो इसकी ब्यूटी ना ख़त्म हो जाए, लेकिन ब्यूटी उसकी ऐड होगी। जब आप एंड में पहुंचेंगे तो आपको और भी एक नया लेंस मिल जाएगा इसको देखने का। तो ये ना स्लाइड्स आप कर लें नीचे। हाँ, और सनसेट सनसेट जो है, मेन जो किरदार है ना इस कहानी में वो रेनबो का है। सनसेट का मतलब एक माइनर कैरेक्टर है सनसेट इसमें। लेकिन ये है कि सनसेट भी इंतहाई खूबसूरत होते हैं, इनके पीछे कोई बहुत डीप फिजिक्स नहीं है, लेकिन इनको भी हम समझेंगे और एंड में हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एक तरीके से, कि रेनबो और सनसेट को हम कनेक्ट करेंगे एंड में जाके। तीसरा जो इसका वो है, तो पहला पार्ट जो मेन पार्ट है, पहले रेनबोज में हम आते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं जो इसकी बेसिक फिज़िक्स समझाने के लिए ना भाई यहीं पे रखें। अब ये हमारे पास एक रेन ड्रॉप है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सामने से हमारे पास अब ये रेन ड्रॉप है, स्फेरिकल है ना, परफेक्टली स्फेरिकल है। अब इसके थ्रू ही रेनबो बनती है आपकी। तो क्योंकि जब ये रिफ्रैक्शन होती है, तो रिफ्रैक्शन जिस तरह न्यूटन ने सबसे पहले बताया था प्रिज्म के थ्रू, उसने प्रिज्म के थ्रू किया था। लाइट जब उसने फेंकी थी उससे वाइट लाइट, तो वो स्प्लिट हो गई थी, ठीक है। तो ये भी एक प्रिज्म की तरह काम करता है जो आपका रेन ड्रॉप है ना। तो इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, सन बहुत दूर है, तो इसकी लाइट की जो रेज हैं पैरेलल इसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये इसके ऊपर रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है।
अब ये एयर से इस पे आ रही है, पानी का बना हुआ है, तो जब इसके अंदर जब जाएगी रे ऑफ लाइट तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन का हमें पता है, थोड़ा सा इसका एंगल यूँ हो जाएगा, मतलब परफेक्टली यूँ सीधी नहीं जाएगी ये, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में आ रही है, तो ये थोड़ी सी ना इसका एंगल थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अब यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करते हमने, क्योंकि रेनबो की फॉर्मेशन को देखना है। यहाँ पे आके अब ये वाली जो लाइट है ये अंदर आके रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, आगे भी जा सकती है, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे पहुँचेगी लाइट तो वापस बाहर निकल जाएगी लाइट, ठीक है, और वो फिर वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट जो आपके कलर्स हैं वाइट लाइट में, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, उन सब की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट हैं ना वो डिफरेंट तरीके से बैंड होते हैं आपके, ठीक है। तो यूं करके ना स्प्लिटिंग हो जाती है। तो रेड जो है वो सबसे कम बैंड होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, और जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है, ठीक है, वो यूं करके चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये इस तरह करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइट आ रही है वो जब निकल रही है तो उसका एंगल ये हो गया, उसका एंगल चेंज हो गया, उसका एंगल, ठीक है। तो हम इसको अगर ये हॉरिजॉन्टल हम ले लें तो लाइट यूं आ रही थी आपकी और तकरीबन यूं करके बाहर निकल गई, यूं करके बाहर निकल गई, ठीक है लाइट। तो ये एंगल उसका बन रहा है, उसको हम कोई भी नाम दे दें, अल्फा नाम दे दें उसको, ठीक है। तो इसको ज़रा हम लेबल कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो लाइट आ रही है इसका जो एंगल है उसको हम कह देते हैं आई, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। कोई बहुत डीप मैथमेटिक्स नहीं है ये, बस समझने के लिए, ठीक है, ये आराम से समझ आ जाएगी। अब ये आ रही है लाइट, ये जो एंगल है इसका परपेंडिकुलर के साथ, इसको हम कहते हैं आई है, ठीक है। और ये जब वो रिफ्रैक्ट हो गई तो इसका एंगल हो गया आर, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्नेल्स लॉ से हमें पता चलता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ का आपने शायद सुना हो, ये तो एफएससी में भी पढ़ाया जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है, कि जो पहले मीडियम का जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब इस वाले मीडियम का है जो आपकी एयर है, और इसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n2 है, तो स्नेल्स लॉ बेसिकली ये है, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका, ठीक है। तो इस तरह करके जब आपको आई दिया हुआ है तो आप इस तरह आसानी से ना आर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रही है, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को पता है कि ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये तो हमें पता है कि बिल्कुल जिस एंगल पे वो आया उसी एंगल पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चला गया, तो ये जो भी इसको एंगल मिल रहा है, आर मिल रहा है इसको एंगल, ये एंगल भी आर ही होगा, ठीक है। ये आर था, ये इस वाले उसके साथ जो ये वाली लाइन और जो उसके साथ आर है तो ये भी आर ही होगा। ये क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये वाला एंगल भी आर होगा, इसका मतलब है ये वाला एंगल भी आर है, ठीक है, इस वाली लाइन के साथ। और जब वापस ये बाहर चला गया तो ये वाला जो एंगल है ये आई, ये वापस आई हो गया। इसमें हमने ये स्नेल्स लॉ लगाया तो आई से आर मिल गया, इसमें हमने फिर से स्नेल्स लॉ लगाया तो आर से आई मिल गया हमें। तो बस ना ये इसकी ज्योमेट्री बनती है बेसिकली। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें, बड़ा बेसिक सा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है कि ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं ना ज्योमेट्री में, शेप दे देते हैं, उसमें कुछ एंगल्स दे देते हैं, बाकी वाला एंगल निकालें आप, ठीक है। तो अगर हम इन सब एंगल्स को कंबाइन करें, बड़े बेसिक सा ज्योमेट्री प्रॉब्लम है, तो हमें पता चलता है कि जो अल्फा है, जो डिविएशन है उसकी इनिशियल से, अल्फा ना ये है, ठीक है, ये होता है अल्फा। ये बड़ा सिंपली जो बेसिक सी 9-10 क्लास की हाई स्कूल लेवल ज्योमेट्री प्रॉब्लम है, इसको आप कर लेंगे। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 360 डिग्रीज इसका टोटल एंगल है, ये वाला एंगल 360 - 4r हो गया, इसको आप अकाउंट करें 360 - 4r माइनस आई हो गया, फिर इसको अकाउंट करें तो वो 4i - 2r हो गया, इस तरह करके हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, अब अगर हम ये वाली रे देखें, सबसे सिंपल तरीन ये रे है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, इसके साथ जो बिल्कुल बीच में, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है परपेंडिकुलर के साथ, जीरो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि बिल्कुल उस परपेंडिकुलर के साथ ही वो आ रही है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो ये वाला आर भी जीरो होगा, तो ये ना सीधी चली जाएगी, ये रे सीधी जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, वापस बाहर निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका इस केस में अगर हम ये आई ज़ीरो पुट कर दें तो ये ज़ीरो हो गया, आर भी ज़ीरो हो गया, तो अल्फा ज़ीरो हो गया, ठीक है। इस केस में ये सिंपलेस्ट केस है।
अब अगर हम ये जो सनलाइट की जो बीम है इसको हम ऊपर ले जाते जाएं, स्टेप बाय स्टेप इसको ऊपर ले जाते जाएं, यहाँ पे तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, यहाँ पे इसका थोड़ा सा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, इसके साथ इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ 10 डिग्रीज हो गया फॉर एग्जांपल, 10 डिग्रीज आप ले लें, तो 10 डिग्रीज आपने डाला है इसके अंदर, तो अल्फा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ से बीम फेंकी, वो इधर गई, रिफ्लेक्ट हुई, वापस आई, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो गई उसके अंदर, सही है, तो अल्फा आपका थोड़ा सा बढ़ गया। अब होता है ये कि अब जब ये बीम को आप बढ़ाते जाते हैं, ऊपर ले जाते जाते हैं, तो आई आपका बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये आपकी बीम ये है, लेकिन ये जो नॉर्मल है वो यूँ होता जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा एंगल आता है, मैक्सिमम एंगल ये है इसका, यहाँ पे क्या आई होगा अगर बीम यहाँ आ रही है, इधर क्या होगा आई, इधर क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये है ना, तो 90 होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 90 तक बीम्स हम यूं करके सारी देख रहे हैं, क्योंकि जो सन की जो लाइट है वो पूरे रेन ड्रॉप पे पड़ रही है ना, यूं करके पूरी उस पर पड़ रही है, पूरे उस रेंज आ रही है उसके ऊपर, तो 0 पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, हम ऊपर जाते गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, कुछ डिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। एक ऐसा एंगल आता है, टर्न्स आउट के अगर आप इन इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करें, आर की जगह आप इस इक्वेशन से सारी चीज़ें पुट कर दें, फिर आप वो कैलकुलस इस्तेमाल कर लें, उससे मैक्सिमम पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ना एक ऐसा एंगल आता है जिस पे जो डिफ्लेक्शन है ना वो मैक्सिमम हो जाती है आपकी, ठीक है। और जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट, अब जिन लोगों ने हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी पढ़ी हुई है, उसमें पूछते हैं ना, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बड़ी मशहूर नावल है कि ना, व्हाट इज़ द आंसर टू द अल्टीमेट क्वेश्चन टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बड़ा फेमस मीम है वो कि ना उसका आंसर 42 होता है, हर चीज़ का आंसर, मिस्टीरियस चीज़ का आंसर 42 है। तो लेकिन उसमें मसला ये कि ना उसमें हमें क्वेश्चन नहीं पता, उस बुक में आंसर तो पता है, लेकिन वो कहते हैं क्वेश्चन क्या है, अल्टीमेट क्वेश्चन का आंसर तो ये है 42। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है उस बुक में नहीं वो बताते। क्वेश्चन ये कि रेड लाइट के लिए मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका आंसर 42 है, लिटरली इसका आंसर 42 है ठीक है, इसका आंसर 42 है। तो मैंने आपको सवाल बता दिया, अल्टीमेट क्वेश्चन बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन असल में ये है, तो यही है असल में फिजिक्स से हमें ये पता चलता है कि जो इसका एन है, इसका जो एन है, मतलब कैसी कंस्पिरेसी हो रही है कि ना, इट टर्न्स आउट कि ये जब रेड लाइट आप इसे फेंकेंगे तो इसका जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा 42 तक जाता है सिर्फ, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत स्पॉइलर है कि असल में 42.4 होता है, लेकिन मैं उसको राउंड डाउन करके 42 कर रहा हूँ, ठीक है। और तो मैक्सिमम एंगल ये हो गया। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि आई आप बढ़ाते जाएं, एक ऐसा आई आप आई इज इक्वल टू 0 पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वापस आ रही है, आई आप बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। एक ऐसा आई आएगा 42 पे कि मैक्सिमम हो जाएगा डिफ्लेक्शन, उसके बाद जब मजीद आप बढ़ाते जाएंगे 90 तक तो ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर ये शायद ख़त्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो फॉर रेड लाइट मैंने को क्या बताया, जो अल्फ़ा मैक्स है रेड लाइट के लिए वो 42 डिग्रीज है ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट आंसर मिल गया। उसके अलावा ब्लू लाइट हम देख लेते हैं। अब हमने सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है वो हमने देख ली रेड, अब हम ब्लू देख लेते हैं। वायलेट में नहीं देख कर रहा क्योंकि ना वायलेट नज़र नहीं आती है हमें अमूमन, जब रेनबो देखते हैं ना वायलेट की ब्राइटनेस बहुत ही कम होती है, ब्लू नज़र आता है हमें, तो वायलेट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लू कंसिडर कर लेते हैं, ये भी वायलेट के करीब ही है। तो इसके लिए जो अल्फ़ा मैक्स आता है ना आपका, इसके लिए 40 आता है, ठीक है, इसके लिए 40। अब आपको मिस्टीरियस लग रही होंगे, मैं को बताता हूँ कि ना इसका मतलब क्या है इन चीज़ों का, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये बेसिक ज्योमेट्री थी उसकी। ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करें जिस तरह ना हम यहाँ पे खड़े हैं, इस तरह कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे सन है, यहाँ पे सन है। अब इसकी यूँ रेज ऑफ लाइट इसकी आ रही हैं, इस तरह करके आ रही हैं। अब मेरा शेडो जो है वो यहाँ पे आएगा, इधर मेरा शेडो बन जाएगा, ये मेरा शेडो है, ठीक है, इस तरह करके बिल्कुल जो आपके सर से लेके यहाँ तक जो यहाँ पे लाइट पड़ती है आपका शेडो होता है, ठीक है। और अगर आप सोचेंगे ना यहाँ पे बारिश हुई है, ठीक है, इधर बारिश हुई है, इधर अगर बारिश हुई है ना आपके और सन के दरमियान, फिर आपको रेनबो नहीं नज़र आएगी, क्योंकि वो जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो रेनबो इधर दिखाएगा। तो आपको ना
पानी और सन के दरमियान सिचुएटेड होना ज़रूरी है आपका, ठीक है, कि इस तरफ बारिश हुई है और दूसरी तरफ से सन निकला है, तभी आपको रेनबो नज़र आती है। तो आप ना बीच में खड़े हैं, ये इधर से सन निकल आया है बादलों के पीछे से, और ना इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बारिश भी अब ख़त्म हो गई है, तो इधर ना बहुत ज़्यादा पानी इधर जमा हुआ है, हवा के अंदर सस्पेंडेड है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरफ देखते हैं, ठीक है, इस तरफ ये वाला वाटर ड्रॉपलेट आपने देख रहे हैं इस वाटर ड्रॉपलेट को, ठीक है। अब ये वाला जो वाटर ड्रॉपलेट है, मैंने आपको क्या बताया कि जब सनलाइट वाटर ड्रॉप पे पड़ती है तो जो मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्टेड लाइट का होता है ना 42 डिग्रीज होता है, और रेड लाइट के लिए, ब्लू लाइट के लिए 40 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो जब इस पर यूँ करके सनलाइट पड़ रही है हमारे हिसाब से, तो इसमें से जब वापस बाहर निकलेगी लाइट, तो वो एक ना 42 डिग्रीज के कोन में निकलेगी, यूं करके निकलेगी, ठीक है। ये रेड लाइट वाला कोन होगा और ये ब्लू लाइट वाला होगा, ठीक है। इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है ऑब्वियसली, और वो यूं करके रिफ्लेक्ट होके, जिस तरह मैंने इधर बताया, यूं करके रिफ्लेक्ट होके फिर वो डिफ्लेक्ट हो रही है। मैक्सिमम जो एंगल है ना डिफ्लेक्शन का वो 42 डिग्रीज है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता रेड लाइट के केस में, और ब्लू लाइट के केस में वो थोड़ा सा कम है, 40 डिग्रीज है। मतलब जो डिफ्लेक्टेड लाइट है जो ड्रेन ड्रॉप के अंदर जा रही है वो 42 डिग्रीज की कोन के अंदर तो हो सकती है, लेकिन उसके बाहर नहीं हो सकती, ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो इस वाले आप रेन ड्रॉप को देखेंगे तो आपको कुछ नज़र आएगा इसमें से? क्या नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगी ना, क्योंकि आप इसके कोन में नहीं देख रहे हैं ना, आपके कोन से बाहर हैं नहीं नज़र आएगा ना, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इस वाले रेन ड्रॉप से ये हमें कुछ भी नहीं देगा, ये वाला रेन ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि हम इसके कोन से बाहर हैं। अगर हमने इस वाले, इधर आप देख रहे हैं, ठीक है, इधर कोई रेन ड्रॉप आ गया, इसके जो आपकी 42 डिग्री से कोन है यूं बन रही है, यूं बन रही है, और ब्लू लाइट वाली कोन ये बन रही है, ये बन रही है। अब आप इसके सेंटर में, तकरीबन कोन के सेंटर में देख रहे हैं, तो अब आपको क्या नजर आएगा? इस वाले रेन ड्रॉप ये आपको क्या दिखाएगा? ये वाला रेन ड्रॉप दिखाएगा कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना, क्योंकि हम कोन के अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना। वाइट लाइट, वाइट लाइट, क्योंकि ना ये ब्लू येलो लाइट तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे इसके बीच में होगी येलो लाइट, क्योंकि वो ब्लू और रेड के दरमियान है। ब्लू लाइट जो है मिनिमम तरीन है, जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ह्यूमन आई से हम यहाँ तक देख सकते हैं। कलर सिर्फ इस बैंड के अंदर है। और मैंने को क्या बताया कि जो रेड लाइट है वो इस पूरे कोन के अंदर है अब, और ये ब्लू लाइट इस पूरे कोन के अंदर है, और सारी जो बाकी जो कलर्स हैं आपके वो भी इस अपनी अपनी कोन्स के अंदर हैं। तो बीच में क्या होगा? वाइट लाइट, एग्जैक्टली वाइट लाइट होगी, क्योंकि इसमें सब इस अंदर वाली जो जगह है इसके अंदर सारे कलर्स मिक्स हो गए हैं, इसके अंदर रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, सारे हैं इसके अंदर। तो आप इस रेन ड्रॉप की तरफ देखेंगे आपको वाइट लाइट देगा ये वाला रेन ड्रॉप आपको, ठीक है। अब हम एक ख़ास एंगल पे देख लेते हैं, ठीक है। इधर हमने अपनी नज़र दौड़ाई, ठीक है, यहाँ पे एक रेन ड्रॉप आया। अब ये एक ख़ास एंगल पे हमने देख लिया इसे, ये ऐसे एंगल पे है कि इसकी कोन यूँ बन रही है, ठीक है, ये रेड वाली कोन है, ये ब्लू वाली कोन है। अब हमें क्या नज़र आएगा? रेड लाइट आएगी ना, ये रेड लाइट वाली कोन मैंने बनाई है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट में है, ठीक है, 42 डिग्रीज वाली हाँ, जो लाइन ऑफ साइट में होगी, ठीक है, क्योंकि हमने ना खास, इधर हमें कोई रेनबो नहीं नजर आई, इधर हमें सिर्फ वाइट लाइट नजर आई, इधर हमें कुछ भी नहीं नजर आया, इधर उधर की लाइट नजर आई, रेन ड्रॉप से निकली हुई हमें लाइट यहाँ पे नहीं नजर आई। इधर हमने खास एंगल पे देखा ना, इस वाले जो ये जो लाइन है आपकी ये शेडो वाली, इससे 42 डिग्रीज ऊपर हमने देखा। तो ज्योमेट्रिकली हम देखें तो ये 42 डिग्रीज इसके सेम है, क्योंकि अगर हमने इसके लाइन ऑफ साइड में देखना है तो ये 42 डिग्रीज बनता है। तो अगर हमने इस एंगल पे देख लिया रेन ड्रॉप को तो हमें रेड लाइट नजर आएगी, ठीक है। ब्लू लाइट तो नहीं नजर आएगी ना, सिर्फ रेड लाइट नजर आएगी। अगर हमें ब्लू लाइट देखनी है फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ब्लू लाइट अगर हमने देखनी है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ब्लू लाइट देखनी है तो हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका एंगल थोड़ा सा कम है इससे। अगर वो एंगल उसका रेड से बराबर होता तो वो इधर आ जाती, वो लाइट हमारे इधर नीचे नज़र आती है हमें, लेकिन उसका एंगल थोड़ा सा कम है, उससे 40 डिग्रीज पे है, तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है हमें? यहाँ पे रेड है, इधर ब्लू है, ठीक है। और ये क्योंकि वो जो रेन ड्रॉप है स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है रेन ड्रॉप, ठीक है,
उसके अंदर सिर्फ यूं करके सीधी लाइट नहीं आ रही, उसके अंदर नीचे से भी आ सकती है, वो उधर निकल जाएगी, इधर से भी आके उधर निकल जाएगी, अंदर से आके यूं बाहर निकल जाएगी, हर तरफ से 360 डिग्रीज पे उसमें से लाइट आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे शेडो वाली लाइन है, इससे हम सीधा ऊपर डायरेक्ट भी 42 डिग्रीज जा सकते हैं, लेकिन इधर भी 42 डिग्रीज जा सकते हैं, इधर भी 42 डिग्रीज जा सकते हैं। इसकी वजह से जो है रेनबो सर्कुलर हो जाती है। ठीक है, समझ आई? ठीक है, ये रीज़न है। तो कितना बड़ा, कितना डीप रीज़न है। कोई शायर आपको बता सकता था कि ये क्यों स्फेरिकल, क्यों सर्कुलर होती है रेनबो? बातें ही कर सकता था सिर्फ। क्यों होती है सर्कुलर रेनबो इतनी बड़ी चीज़? क्योंकि रेन ड्रॉप स्फेरिकल है। कितनी बड़ी बात है ये कि इतनी छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ा आउटकम आ रहा है उसका, और आप उसको देख के बता सकते हैं कि क्योंकि ये बिल्कुल सर्कुलर है आपकी रेनबो, तो जो रेन ड्रॉप्स दैट आर कॉजिंग द रेनबो टू अकर, मतलब जो उसको जनरेट कर रहा है, इट मस्ट बी स्फेरिकल। अगर वो किसी और शेप का होता, डब्बे शब्बे की शेप का होता या फिर इरेगुलर होता, तो उसमें से लाइट हमें एक यूं करके एक सर्कुलर बो ना देती। तो क्योंकि रेन ड्रॉप स्फेरिकल है, उस वजह से आपकी रेनबो सर्कुलर है। ठीक है, ये रीज़न है उसका। ये एंगल्स आपके यूं बन रहे हैं, यहाँ पे ब्लू लाइट है, इधर बीच में कोई रेन ड्रॉप होगा, वो आपको ग्रीन लाइट दे देगा उसके एंगल के हिसाब से, जो उसका मैक्सिमम जहाँ तक जा रहा है। और आप इधर देखेंगे तो आपको कोई येलो मिल जाएगा, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ये वो बैंड है बेसिकली। और इस तरह करके आप, और ये वाला जो एंगल है, जो ब्लू वाला एंगल है, वो 40 डिग्री है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप इस तरह उसकी विड्थ भी बता सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी है। उसकी विड्थ आप माइनस कर लें, 42 माइनस 40 कर लें आप, 2 डिग्री तकरीबन। लेकिन इसमें ना आपको एक कैवियाट है इसके अंदर, वो ये है कि ना सन जो है ना, वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता। सन का भी एक साइज़ है। ठीक है, तो सन का जो एक हिस्सा है वो अपनी रेनबो बनाएगा, उसका कोई नीचे वाला हिस्सा अपनी रेनबो बनाएगा। तो वो जब आप पूरे सन पे सम करेंगे ना उस रेनबो को, तो उसको एक और विड्थ मिल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो सन का जो तकरीबन एंगुलर साइज़ होता है ना आसमान में, वो 1/2 डिग्री का होता है। ठीक है, सन को जब हम देखते हैं ना अपने वेंटेज पॉइंट से देखते हैं, तो हमें तकरीबन 1/2 डिग्री का नज़र आता है। तो इसके जो थिकनेस है ना, उसके अंदर आप 1/2 डिग्री और ऐड कर लें आप, तो तकरीबन 2.5 डिग्रीज इसकी थिकनेस है। ठीक है, और उसका रेडियस कितना होगा इसका, मतलब इसका साइज़ कितना होगा, रेडियस कितना है, क्योंकि सर्कल है ना, तो रेडियस कितना है रेनबो का, किसी भी रेनबो का। मैक्सिमम कितना एंगल जा रहा है हमारे उससे शेडो की लाइन से, कितना एंगल ऊपर जा रहा है? 42 जा रहा है ना, तो 42 है इसका रेडियस, 42 है इसका। ठीक है, हम एंगल से मेजर कर रहे हैं क्योंकि सर्कल है और हमें नहीं पता कितना उसकी डिस्टेंस कितना है उसका, तो एंगल से मेजर करना ठीक है, हम डिस्टेंस में नहीं मेजर कर रहे। कहीं भी हो सकता, जहाँ पे बारिश है वहीं पे होगी ना रेनबो। आप अपने इधर भी, इधर ज़मीन पे भी आप बना सकते हैं रेनबो, अगर आप पानी को स्प्रिंकल कर दें। बल्कि बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, घर में आप कर सकते हैं कि ना दोपहर के टाइम जो बिल्कुल ओवरहेड हो ना आपके सन, या फिर करीब ओवरहेड के, ठीक है, तो उसका एंगल बहुत यूं करके आ रहा है, आपको आसमान में नहीं नज़र आएगी आपको रेनबो। अगर आपके बिल्कुल सर के ऊपर है ना, तो आप ना अपने इर्द गिर्द ना पानी को स्प्रिंकल कर दें पाइप से या फिर स्प्रिंकलर से। ठीक है, तो आपको ना अपने इर्द गिर्द एक सर्कल नज़र आ जाएगा रेनबो का, आपके पैरों के इर्द गिर्द जनरेट हो जाएगा। बहुत मज़े की चीज़ है, मैंने खुद नहीं की अभी तक, लेकिन मुझे पता है ऐसा क्या हो सकती है, मैं कर लूँगा। लेकिन ये बड़े मज़े की चीज़ है कि आप बीच में खड़े हैं और यू आर द सेंटर ऑफ योर ओन रेनबो, अगर आपके सन आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल हम रेनबो देखते हैं वो ना तब होती है जब सन का एंगल थोड़ा लो होता है आसमान में, क्योंकि जितना हाई होगा, अब फॉर एग्जांपल अब हाई होता जाएगा तो ये एंगल भी कम होता जाएगा, तो इसको जो रेनबो है शॉर्टर एंड शॉर्टर होती जाएगी जितना सन ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, सन अगर 42 डिग्रीज पे चला गया होराइजन से, 42 डिग्रीज पे यूं करके 42 डिग्रीज पे चला गया, तो जो आपके रेनबो आपके हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आप इतने लंबे हैं, आप इतने लंबे तो नहीं है ना, तो आपको अपने जितनी रेनबो नज़र आएगी, मुझे अपने जितनी रेनबो नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन कोई ये इतनी बड़ी, और उसके लिए पानी होना चाहिए सामने, तो अगर बिल्कुल 42 डिग्रीज पे है, मैंने पानी सामने फेंक दिया तो मुझे अपने हाइट की रेनबो नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर लो होगा तो फिर उतनी हाई होती जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल ही अगर बहुत करीब है होराइजन के तो फिर काफ़ी लंबी, अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है आपका सन तो 42 डिग्रीज पे होगी। ठीक है, उससे कम तो जा नहीं सकते, परेशानी चला जाएगा। ठीक है, तो ना वो है पॉइंटर है। अच्छा, तो ये आपको मैंने ना प्राइमरी रेनबो का बताया है, सिर्फ प्राइमरी रेनबो किस तरह फॉर्म होती है। उसके अलावा एक सेकेंडरी रेनबो भी होती है। हाँ, 2 रेनबोज होती हैं, वो आप लोगों ने शायद देखी हो, किसी ने देखी हो रेनबो। 2 रेनबोज होती हैं ना, एक अंदर होती है एक बाहर होती है।
तो वो ना उससे ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है। ठीक है, वो भी ज़रा उसकी भी फिज़िक्स निकाल लेते हैं। अच्छा, साइंस हो, ये मेरी इंस्पिरेशन था लेजेंड वॉल्टर लोवेन, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेनबो टू द एज ऑफ टाइम, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। Most of us have looked at rainbows, but very few have actually seen one. After today, your life will change. I will make you see one for first time ever. ठीक है, इस तरह ये शुरू करता है। ये सही बात है, मेरी तो इसने लाइफ ही बदल दी इसने। तो ये सारी बातें हैं ना, जो हमें, अगर आपने देखना है ना, असल में सिर्फ देखना नहीं, अगर आपने समझना है रेनबो को, तो आपको ये इन सब सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं पता ना इन चीज़ों का, तो इसका मतलब है बस आप बिल्कुल ही सरफेस लेवल पे रेनबो को देख रहे हैं। इस तरह आपने ना, आपको पता ही नहीं है लियोनार्डो डा विंची कौन है, और आपने जाके मोनालिसा को पहली दफ़ा देख लिया, यार ये तो बंदी है, बस ये एक फीमेल है, और बस आपको उसकी डेप्थ का नहीं पता, उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, हिस्ट्री का नहीं पता, उसके एनालिसिस का नहीं पता, आपको जो लोगों ने किया है उसकी पर्सनैलिटी पे, वो थी कौन, हज़ारों लाखों चीज़ें होती हैं। उसी तरह आप रेनबो को इतने शैलो लेवल पे देख रहे हैं। अगर इन सब सवालों के जवाब आपको पता चल जाएंगे इस लेक्चर के बाद। साइज़ रेडियस पता चल गया, क्या था रेडियस साइज़ उसका, 42 डिग्रीज था। ठीक है, हमारे जो शेडो है उससे 42 डिग्रीज। लोकेशन इन द स्काई, आपने देखना कहाँ पे है, सन के ऑपोजिट, एंड 42 डिग्रीज अप। ठीक है, सन जहाँ पे भी है, अब वो सनराइज के टाइम पे भी हो सकता है और वो ये सनसेट के टाइम पे भी हो सकता है, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको रेनबो नज़र आएगी। आपको सन के इर्द गिर्द नहीं देखना, आपने जहाँ पे सन आपको नज़र आ रहा है ना, उसके बिल्कुल 180 डिग्रीज ऑपोजिट पे उधर आपको रेनबो नज़र आएगी, क्योंकि उस पर जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आपको यूँ करके आएगी। ठीक है, और उसकी एंगल कितना होगा, आपके जो साया आपका पड़ रहा है उस साए की लाइन से 42 डिग्रीज ऊपर देखेंगे तो आपको वो इतने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, वैसी नज़र आ जाएगी। लेकिन विड्थ इसकी हमने देख ली है, 2.5 डिग्रीज है प्राइमरी रेनबो। ठीक है, कलर ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ, कलर ऑर्डर इसका ऐसा क्यों होता है। अब ये रेड का इतना ज़्यादा अल्फा मैक्स क्यों आ जाता है रेड का। ठीक है, क्योंकि इसका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका ना जिसकी जो असल में जो रेड लाइट और सारी जो दूसरी लाइट्स होती हैं ना, ये वाइट लाइट के अंदर सारी लाइट्स होती हैं आपके, रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लू भी होती है। इन सब की ना, जब ये एक नए मीडियम में एंटर हो जाते हैं, ये सारी की सारी वाइट लाइट, अभी तो इन सब की स्पीड सेम है, लेकिन जब ये एक मीडियम के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इनकी ना स्पीड्स डिफरेंट होती हैं इनकी। ठीक है, तो इस स्पीड डिफरेंट होने की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये जिस तरह वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम है फर्मा का, जिस तरह उसने उसके थ्रू एक्सप्लेन की थी ना रिफ्रैक्शन, तो आपकी जितनी स्पीड है ना नए मीडियम में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका एंगल क्या होगा, उसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है प्रिज्म के थ्रू, क्योंकि ना रेड लाइट का जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से होता है बेसिकली कि ना रेड लाइट का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, तो ना दे आर बेंड डिफरेंटली बाय द प्रिज्म या फिर बाय द रेन ड्रॉप, और इसकी वजह से क्योंकि वो डिफरेंट बेंड हो रहे हैं तो उनका मैक्सिमम एंगल भी डिफरेंट होगा। और ये जो रेड लाइट है ये सबसे कम बेंड होती है, तो इसका जो अल्फा मैक्स है टर्न्स आउट वो अल्फा मैक्स का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, रेड क्यों सबसे ऊपर आ रही है, क्योंकि रेड का अल्फा मैक्स सबसे ज़्यादा है तमाम कलर्स में से, और इसका अल्फा मैक्स सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जब नए मीडियम में एंटर होती है तो बेंड सबसे कम होती है रेड लाइट, बस ये इसका रीज़न है। और आपको कलर की ऑर्डरिंग पता चल गई, तो अगर पूछे आपसे कि कलर्स का ये ऑर्डर क्यों है, क्योंकि रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हेन इट एंटर्स अ रेन ड्रॉप एंड ब्लू लाइट बेंड्स द मोस्ट, और उसकी वजह से जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो रेड लाइट का जो अल्फा मैक्सिमम है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ और इनकी नेचर में है, इनकी प्रॉपर्टीज़ रेड और ब्लू लाइट की, ये इस वजह से होता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको कलर ऑर्डर नज़र आता है, रैंडम नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, लोकेशन इन द स्काई पता चल गई। अब लाइट इंटेंसिटी हम देख लेते हैं, लाइट इंटेंसिटी इनसाइड वर्सेस आउटसाइड क्या होगी लाइट इंटेंसिटी। अब हमने देखा है ना कि जो रेनबो है इसके जो अंदर वाले सारे, अब ये आपकी रेनबो बन गई ना, ये वाले जो सारे रेन ड्रॉप्स हैं जो इस बो के अंदर हैं, ये आपको कौन सी लाइट दिखा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था वाइट लाइट दिखा रहे हैं ना, रेड तो सिर्फ ये दिखा रहा है। ठीक है, और इस लाइन पे जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं सारे रेड दिखा रहे हैं, और इस लाइन पे जितने भी ब्लू दिखा रहे हैं। ठीक है, ये अंदर इस एरिया के अंदर जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं आप उनकी कोन के अंदर हैं, ब्लू कोन के भी अंदर आप देख रहे हैं उनको, जो आप देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सब आपको वाइट लाइट दिखा रहे हैं, और जो बाहर वाले रेन ड्रॉप्स हैं ये आपको क्या दिखा रहे हैं, ये आपको कोई लाइट दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना, कोई भी लाइट नहीं दे रहे आपको।
तो इट विल दिस एरिया विल बी रिलेटिवली डार्क कंपेयर टू दिस एरिया, क्योंकि इसमें से आपको डायरेक्टली वाइट लाइट मिल रही है। मिल तो सारी लाइट्स रही हैं आपको, लेकिन हमारा ब्रेन इस तरह प्रोसेस करता है उसे कि ना वो वाइट लाइट बना देता है, तमाम सारी सारी लाइट्स आ रही हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा, अंदर वाला रीजन थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा, बाहर वाला रीजन थोड़ा डार्क होगा बनस्बत। ठीक है, तो इस तरह में पता चल गया, क्योंकि कोन की ये ज्योमेट्री ये बन रही है कि अंदर जो है हम कोन के अंदर देख रहे हैं और बाहर हम कोन के बाहर देख रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, तो ये सवाल का भी पता चल गया हमें। सेकेंडरी बो अब देख लेते हैं। मैंने शुरू में डायग्राम बनाई थी ना, उसी को एक्सटेंड कर दूंगा मैं। अच्छा, मैंने रेड और ब्लू चौक से इस्तेमाल ही नहीं की। अच्छा, ये आपका रेन ड्रॉप था ना जो मैंने शुरू में बनाया था, रेन ड्रॉप। ठीक है, अब इसके अंदर लाइट आ रही है, इस जगह पे हिट कर रही है लाइट, और वो रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो पहले हमने कंसिडर किया था कि वो रिफ्रैक्ट होकर वापस बाहर निकल जाएगी, उससे प्राइमरी रेनबो बन रही थी। लेकिन हम अगर कंसिडर कर लें कि एक और दफ़ा रिफ्लेक्ट हो जाए अंदर, उसी एंगल पे चली जाए बाहर, फिर रिफ्रैक्ट हो, ठीक है, ये आपको ना सेकेंडरी रेनबो देती है। और इसमें क्या होता है, उसमें हम देख रहे थे कि उसमें जो अब ये इस वाले और इसके दरमियान एक वो है ना आपका एक डिफ्लेक्शन एंगल है इन दोनों के दरमियान भी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका शुरू में सबसे कम एंगल होता है आपका जब आप इस वाली रे को देखते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एंगल बढ़ता है, मैक्सिमम पे चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी सबसे सिंपल रे है ना जो 0 डिग्रीज पे आ रही है, उसके साथ क्या होगा देख लेते हैं कि अंदर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। पहले तो हम एक ही रिफ्लेक्शन देख रहे थे, तो वो एक दफ़ा रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई, लेकिन अब हम 2 रिफ्लेक्शंस देख रहे हैं, तो ये वापस चली जाएगी सेकेंडरी रेनबो के केस में और वापस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जो इसकी और इसके दरमियान जो डिफ्लेक्शन है ना वो 180 डिग्रीज की है डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो था आपकी डिफ्लेक्शन जो वापस आ रही थी वो 0 था, अब वो यूं होके ना उधर चली गई लाइट, तो 180 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो ये इस वाली इनकमिंग लाइट के साथ ना, और जो डिफ्लेक्शन एंगल है 180 डिग्रीज है, यहाँ पे 180 डिग्रीज है। तो इट टर्न्स आउट के ना जैसे जैसे आप इसको ऊपर ले जाते जाएंगे बीम को, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता जाएगा, तो 180 डिग्रीज से ना जो डिफ्लेक्शन है वो कम होती जाएगी 180 डिग्रीज से। आप थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, यहाँ लेकर गए, ये आ गई बीम आपकी। ठीक है, इस तरह आ गई, और थोड़ा ऊपर लेकर गए, ये आ गई बीम, और थोड़ा ऊपर लेकर गए, ये आ गई, और थोड़ा ऊपर गए, ये आ गई। पहले हमने देखा था तकरीबन ये थी 42 डिग्रीज पे थी। ठीक है, 42 डिग्रीज वाली डिफ्लेक्शन थी उसकी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना कम होते 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 एक मिनिमम एंगल आता है, उसके बाद वो वापस बढ़ने लग जाता है। पहले केस में क्या था कि पहले केस में हम 0 से शुरू कर रहे थे, मैक्सिमम 42 तक जा रहे थे, फिर वापस हम वो ख़त्म हो रहा था, मैक्सिमम था। इसमें हम सबसे बड़े एंगल से शुरू कर रहे हैं बने, तो इट हैज़ टू डिक्रीज। ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा एंगल कम होगा, एक एंगल आएगा जिससे मिनिमम हो जाएगा जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, और फिर वापस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका मिनिमम एंगल है ये आपकी कोन को डिफाइन करेगा, जो आपकी कोन बन रही है। ठीक है, पहले केस में आपका मैक्सिमम था, इस केस में मिनिमम था, लेकिन इस केस में इन्वर्ट हो गया, आपका इन्वर्ट हो गया सीन। तो इसमें ये होता है कि ना रेड लाइट के केस में जो इसकी भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, इसके केस में उसको मैं बीटा कह देता हूँ मिनिमम। रेड लाइट के केस में 50 होता है, और ब्लू लाइट के केस में 53 होता है। ठीक है, इस तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि ना आपकी जब लाइट है ये सारे प्रोसेस से गुजरी, डबल रिफ्लेक्शन हुआ, तो इधर भी जा रही है, 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 मिनिमम यहाँ तक जा रही है, इस पूरे एरिया में जा रही है। उधर ऑपोजिट था, उधर ऑपोजिट सीन था, उधर इधर भी आ रही थी और इस कोन के अंदर थी, इधर ये इन्वर्टेड कोन है, इस पूरे एरिया में जा रही है। ठीक है, लाइट आपकी, तो रेड आपका यहाँ नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, ये रेड का है 50 डिग्रीज, और ये जो है ये आपका उसका है ब्लू लाइट का 53 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक वो आएगा, तो इसका मतलब है रेड थोड़ा ज़्यादा आगे तक आ रहा है और ये ब्लू लाइट थोड़ी यहाँ तक आ रही है। अब हम देख लेते हैं क्या होगा। मैं ना सॉरी ये बना देता हूँ, ये रेड लाइट है और ये ब्लू लाइट है। ठीक है, ये उसका ना मिनिमम तरीन है। स्टार्ट वो यहाँ से कर रहे थे, कम होते 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 रेड यहाँ तक आ गई, ब्लू यहाँ तक आ गई आपकी। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सारा एरिया है, एक मिनट में इधर भी बना देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ना ये वाला जो सारा एरिया है, ये वाला, इसके अंदर तमाम लाइट्स मिक्स्ड हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इधर आपको वाइट लाइट नज़र आएगी, इधर आपको वाइट लाइट नज़र आएगी, इधर आपको रेड लाइट नज़र आएगी, इधर आपको, इधर देखेंगे तो ब्लू लाइट नज़र आएगी आपको, ठीक है। बीच में आपके सारे इधर और दूसरे कलर्स होंगे, ग्रीन ग्रीन हो गए, सारे कलर्स होंगे, ठीक है। अब वही वाली डायग्राम मैं फिर से बना देता हूँ कि आपको विजुअली, आप जब आप पानी में बारिश में खड़े हैं तो आपको किस तरह नज़र आएगा, ठीक है। इस वाले डायग्राम को हम ज़हन में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ना ये सन है और ये इधर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और ये सनलाइट मेरे ऊपर आ रही है, ठीक है। इधर बारिश है, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ना ये वाला जो आपकी जो साए की जो आपकी लाइन है, जो आपके साए की लाइन है, ठीक है, इससे आपने 42 डिग्रीज पे देखा, 42 डिग्रीज पे देखा, तो जो रेन ड्रॉप है वो आपको अपनी रेड लाइट दिखाएगा, ये वाला रेन ड्रॉप को अपनी रेड लाइट देगा इस तरह करके। ये प्राइमरी रेनबो है, ठीक है। और आप थोड़ा नीचे देखेंगे क्योंकि इसका एंगल कम है, तो ये वाला रेन ड्रॉप आपको ब्लू लाइट देगा, ठीक है, इस तरह करके। और इनके बीच में बाकी सारे होंगे, ग्रीन होगा, इधर येलो होगा, ठीक है। इस तरह करके आपकी ना रेनबो बन जाएगी। लेकिन अब हम देखते हैं वो सेकेंडरी रेनबो देखते हैं, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी रेनबो को मैंने क्या बताया था कि जो रेड लाइट थी उसका 50 डिग्रीज था और ब्लू लाइट का 53 डिग्रीज था ना, ठीक है। तो हमने अब 50 डिग्रीज पे देखेंगे, 50 डिग्रीज इससे ऊपर चले जाएं अगर हम, तो हमें सेकेंडरी वाले जो सेकेंडरी रिफ्लेक्शन करके जो रेन ड्रॉप्स है ना, वो हमें अपनी रेड लाइट देंगे, ठीक है, जो सेकेंडरी वाली कर रहे हैं। अब हम इससे 50 डिग्रीज ऊपर देखते हैं, 50 डिग्रीज का एंगल है ये वाला, हमने यहाँ देखा, इस वाले रेन ड्रॉप को देखा, तो ये वाला जो रेन ड्रॉप है ये अपने प्राइमरी वाला रेड तो हमें नहीं दिखाएगा क्योंकि वो 42 डिग्रीज पे है, ठीक है। लेकिन इसका जो ये सेकेंडरी वाला रेड निकल रहा है 50 डिग्रीज पे, ये हमें नजर आ जाएगा, ठीक है, 50 डिग्रीज पे नजर आ जाएगा सेकेंडरी वाला। अच्छा, और वो जो ब्लू लाइट थी उसका 53 डिग्रीज था, तो उसको अब कहाँ होना चाहिए, ऊपर होगी या नीचे होगी? ऊपर होगी ना, क्योंकि 53 इज बिगर देन 50, ठीक है। ये 50 है, थोड़ा सा ऊपर और जाना पड़ेगा। ये वाला रेन ड्रॉप ना हमें अपनी सेकेंडरी वाला ब्लू दिखाएगा। तो अब क्या हो गया, इन्वर्ट हो गए कलर्स, समझ आई? ठीक है, इस वजह से कलर्स इन्वर्टेड होते हैं सेकेंडरी के, समझ आई? तो ये अगर आपने देखा है, जिसने सेकेंडरी देखी है रेनबो, तो आपने देखा होगा कि ना जो नॉर्मल रेनबो होती है वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट इस तरह जाती है ऊपर से नीचे। सेकेंडरी रेनबो के कलर्स इन्वर्टेड होते हैं, तो लोग सोचते होंगे शुरू से, यार ये क्यों इन्वर्टेड होते हैं, कितनी अजीब बात है ये। इस वजह से इन्वर्टेड होते हैं, ज्योमेट्री इसकी ये है 50-53, और वो क्योंकि बाहर अपनी लाइट दे रहा है, मिनिमम एंगल पे आ रहा है। ये अपनी मिनिमम एंगल इसका 50 डिग्रीज पे आ रहा है, इसका मिनिमम एंगल 53 पे आ रहा है, तो नेचुरली हमें ये नीचे नज़र आएगा और ये हमें ब्लू ऊपर नज़र आएगा, और इसके बीच में सारे कलर्स होंगे आपके, ठीक है। इधर ग्रीन होगा सेकेंडरी वाला, इधर येलो होगा, ठीक है। और इसकी ब्राइटनेस क्यों कम होती है, सेकेंडरी वाले की ब्राइटनेस क्यों कम होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि अब ये जो रेन ड्रॉप है आपका, इसमें एक रिफ्लेक्शन ही बाहर होगी, तो बहुत सारी लाइट ना इस पहली रिफ्रैक्शन में बाहर चली गई है। बहुत कम लाइट है जो कि रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट, बहुत सारी लाइट ऑलरेडी इस रास्ते पे चली गई है, बहुत कम लाइट है जो कि फोटॉन्स है जो कि इधर भी जाते हैं, तो इसलिए जो है ना, जो सेकेंडरी रेनबो फोटॉन्स हमें आते हैं सेकेंडरी रेनबो वाले, उनकी तादाद थोड़ी कम होती है। इस वजह से हमें सेकेंडरी रेनबो बहुत कम इंटेंस नज़र आती है हमें, ठीक है। उसके अलावा टर्शरी रेनबोज भी होती हैं, वो तो पता नहीं किसी ने देखी भी है नहीं। क्वार्टरनरी रेनबोज भी हो सकती हैं, आप करवाते रहें रिफ्लेक्शन, जितनी मर्जी आपने करवानी है। इन्फिनिट, अगर आपकी आंखें इतनी सेंसिटिव हैं तो आप जितनी मर्जी रेनबोज देख सकते हैं। अगर पानी आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है और सनलाइट भी आपकी
हर वो उसको इल्यूमिनेट कर रही है, तो आपको जितनी मर्जी रेनबोज आप देख सकते हैं, और सब एक दूसरे के लिहाज से इन्वर्टेड होंगी, पहले यूँ होगी, फिर इन्वर्टेड, फिर उसका इन्वर्टेड, वापस सीधी हो जाएगी, फिर उल्टी हो जाएगी, और ब्राइटनेस उसकी मज़ीद कम होती जाएगी। तो जितनी मर्जी आप रेनबोज बना ले, बस पानी पे उसकी लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह करके सेकेंडरी रेनबो बनती है आप, ठीक है। और साइज़ ऑफ सेकेंडरी क्या है, इसका साइज़ क्या होगा आप, सेकेंडरी का साइज़ 53, हाँ नहीं वो विड्थ नहीं पूछ रहा, मतलब इसका रेडियस पूछ रहा हूँ। रेडियस क्या होगा इसका, 53 होगा ना रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम 53 जा रहा है ना, इसमें ब्लू सबसे ऊपर है। तो जो सेकेंडरी रेनबो का साइज़ है वो इससे, उसका जो रेडियस है वो 53 डिग्रीज़ है बस, और जो इसकी विड्थ है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है। ये भी चीज़ हमें पता चल गई कि ना सेकेंडरी रेनबो इज़ अ बिट वाइडर देन द प्राइमरी रेनबो, ये भी चीज़ हमें पता चल गई इस एनालिसिस से। इसका तकरीबन विड्थ आपकी 2.5 आई थी, इसकी 3.5 आ जाएगी आपकी विड्थ, ये तकरीबन 1 डिग्री उससे ज़्यादा मोटी होती है सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें इन बेसिक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से पता चल गई हमें, ठीक है। कलर ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी पता चल गया हमें। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ब्राइटनेसेस का क्या सीन है। एक मिनट मैं ना पूरी बना भी दूँ, ये प्राइमरी जा रही है, ठीक है। और इस वजह से ये सर्कुलर इस वजह से है क्योंकि जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल है, और वो हर डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यूं भी कर रहा है, यूं भी कर रहा है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में आप यूं 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 करके देख सकते हैं, तो आपको हर जगह से वो नज़र आएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह करके आपकी ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई, ठीक है। और ये इसका साइज़ 42 डिग्रीज़ है, इसका साइज़ 52 डिग्रीज़ है, और इसकी विड्थ भी आपको पता चल गई, इसकी विड्थ पता चल गई। तो हमने ब्राइटनेस का देखा था हमने, अंदर इसकी क्या सीन था, वाइट लाइट थी। इधर ये क्या कर रहा था, इधर कोई भी लाइट नहीं, ये वाले ड्रॉपलेट्स हमें कोई लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी कोन मैक्सिमम इनकी 42 डिग्रीज पे, ये मैक्सिमम कोन है, इधर कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे। इनका क्या सीन है, ये इससे नीचे कोई लाइट ही प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। ये ऊपर ऊपर आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने ना वैसे गलत बना दिए, यूँ होना चाहिए इन्हें, ये ना हाँ बनाया सही है मैंने। आप इमेजिन करें कि लाइट यूँ नहीं जा रही, लाइट यूँ है सारी सेकेंडरी के केस में, ठीक है। लाइट आपकी यूँ है, बनाया मैंने, ठीक है। ये बस इन्वर्टेड है ये दोनों केसेस में, इस केस में अंदर है, इस केस में, और इस केस में ना बाहर है। तो इस केस में ये वाली जो आपकी सेकेंडरी रेनबो है, ये आपको ना बाहर बाहर सिर्फ लाइट दे रही है। आप इसको यूं देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको कोई भी लाइट ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ये वाला जो सेकेंडरी रेनबो है आपकी, ठीक है। ये ना ऊपर आपको लाइट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये भी आपको कोई लाइट नहीं प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, और ये भी आपको कोई लाइट नहीं प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो ये ना बहुत डार्क होगा ये वाला बैंड, ठीक है। और ये वाले बैंड ये लाइट होगा। इसमें ना बस चीज़ें ऑपोजिट हो गई है ना, क्योंकि एक और रिफ्लेक्शन हुई है, तो हर चीज़ उलट हो गई है सेकेंडरी के केस में। इसमें अंदर वाइट लाइट आ रही थी, बाहर कुछ भी नहीं आ रहा था। इसमें अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, बाहर वाइट लाइट आ रही है सेकेंडरी के केस में। तो ये अंदर वाइट लाइट दे रहा है, ये बाहर वाइट लाइट दे रहा है। अंदर ये इस वाले एरिया में दोनों कुछ भी नहीं दे रहे आपको। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत डार्क होगा कंपेयर टू दीज टू एरियाज। तो इस वाला ये वाला जो एरिया है ना, इसे कहते हैं अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड कहते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है। इस वाले एरिया को अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड कहते हैं, जो भी है, ठीक है। इस बीच वाले एरिया को मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको। तो ये अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड, बिल्कुल हाँ। अगर ये इन्वर्टेड ना होता, अगर ये भी इसकी तरह ही ओरिएंटेशन होती, तो ये भी आपको अपने अंदर ब्राइट लाइट देती, वाइट लाइट देती, बाहर ये आपको कुछ भी नहीं देती। लेकिन क्योंकि इन्वर्टेड है तो अंदर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, बाहर वाइट लाइट मिल रही है आपको। लेकिन इसमें ऑपोजिट है, तो दोनों जो है ना ये मिलकर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये वाला जो बीच का एरिया हम कहते हैं अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम लाइट होती है एज कम्पेयर टू दी इनसाइड द प्राइमरी रेनबो एंड आउटसाइड द सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। ये अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड का पता चल गया। ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप रेनबो देखें ना, तो उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी कंपेयर टू आउटसाइड। ये होता है, ये अगर आप गौर करें ना। अब ये चीज़ें पता होने के
बग़ैर आपको शायद ये ना आपने नोटिस किया हो, क्योंकि बंदा प्राइम नहीं होता ना कि व्हाट टू लुक फॉर, तो शायद आपने कंफ्यूज कर दिया हो कि आपको सेम ब्राइटनेस लग रही हो। लेकिन जब आपको पता चल गया अब कि अंदर ज़्यादा ब्राइटनेस होती है बाहर कम होती है, अब आप देखेंगे ना रेनबो को तो आपको वाज़े पता चलेगा कि अंदर ज़्यादा ब्राइटनेस है बाहर कम है। और अगर सेकेंडरी भी आपको इत्तेफाक से नज़र आ जाती है तो आपको बीच में ना एक ख़ास एक डार्क सा बैंड आपको नज़र आएगा, बाहर भी थोड़ी ज़्यादा लाइट होगी, अंदर भी थोड़ी ज़्यादा लाइट होगी, बीच बड़ा डार्कनेस सी होगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड है ये। ठीक है, और भी ये ना एग्जॉटिक किस्म की चीज़ें मैंने काफ़ी डाली हुई हैं वो, लेकिन वो एक्स्ट्रा हैं, वो हम देख लेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सब के आंसर्स आप सबको पता चल गए। तो मतलब नाउ यू विल लुक एट रेनबोज विद न्यू आइज़, साइंटिफिक आइज़। तो उससे ना बहुत सारी चीज़ों के रीजंस भी मिल गए। यही मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है साइंस के बारे में ना, कि सिर्फ कहानियाँ नहीं है साइंस के अंदर, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट रीजंस पता चल जाते हैं चीज़ों के, चीज़ें हो क्यों रही हैं। ऐसे चीज़ों के भी आंसर्स मिल जाते हैं जो सवाल कभी आप पूछने का सोचा भी नहीं आपने, कि कलर ऑर्डर ये क्यों है, साइज़ ये क्यों है, आप सोचा भी नहीं होगा आपने कभी, और आपको ऐसी चीज़ों के जवाब मिल गए। तो ये ब्यूटी ऑफ साइंस है। ठीक है, ये आपकी 42 डिग्रीज़ पे रेड वाली आपको रेन ड्रॉप्स आपको रेड लाइट दे रहे हैं, और ये आपको ब्लू लाइट दे रहे हैं 40 डिग्रीज़ पे। और ये क्योंकि हर डायरेक्शन में वो लाइट एमिट कर रहे हैं, स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स, आपको सर्कल नज़र आता है ये। तो फिर आप सोचते होंगे यार ये ख़त्म क्यों हो जाता है यहाँ पे तो इसलिए होता है ना, क्योंकि ज़मीन है बीच में, ज़मीन आड़े आ जाती है, और आपकी हाइट इतनी है ही नहीं कि आप वो ज़मीन के लिहाज से कि आप ना पूरे सर्कल को देख सकें। अगर आप अपने आप को उठा लें, एल्टीट्यूड बढ़ा लें, अपना आसमान में चले जाएं, तो आपको पूरा सर्कल नज़र आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि बस ये ख़त्म हो जाती है रेनबो, क्योंकि वो आपका स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, वो आपको हर डायरेक्शन से आपको यूँ देखें, आपका ये आपका एंगल है सन से 42 डिग्रीज़ पूरी आपको एक सर्कल नज़र आएगा। उसकी मैंने एग्जांपल्स आगे तस्वीरें दिखाई हुई, देखेंगे क्या 42 डिग्रीज़। फिर आप पता नहीं, हाँ आपको इतनी हाइट पे जाना पड़ेगा ना। अभी तो आपकी देखें ये आपका वो है, इसके ऊपर आप 42 डिग्रीज़ पे देख रहे हैं तो आपको रेनबो यहाँ नज़र आ रही है। अब इसके 42 डिग्रीज नीचे आपको देखना पड़ेगा उसके बॉटम पार्ट ऑफ द सर्कल को देखने के लिए। ठीक है, तो आपको इतनी हाइट पे जाना पड़ेगा, इतनी हाइट पे आप चले जाएं कि ना roughly around जहाँ पे एक मिनट, जहाँ पे ये आप खड़े हैं ना, एल्टीट्यूड पे आप चले गए, और ये सन की है, ये आपका नीचे वाला 42 डिग्रीज़ है, ये ऊपर वाला 42 डिग्रीज़ है। तो इतनी हाइट पे आप चले जाएं, ये डिपेंड करता है कि बारिश आपसे कितनी दूर है। इतनी हाइट पे आप चले जाएं कि ना जब कि इस लाइट के ग्राउंड को हिट करने से पहले रेन ड्रॉप को हिट कर ले लाइट। ठीक है, समझ आ गई। अगर आपकी ये वाला डिस्टेंस जो है ये पहली टर्मिनेट हो जाता है रेन ड्रॉप के आने से पहले, तो फिर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन इफ़ दिस इज़ सफिशेंट कि ये इतना है कि ज़मीन को टच करने से पहले ये रेन ड्रॉप को हिट कर ले, तो फिर आपको पूरा सर्कल नज़र आएगा। ठीक है, हाँ roughly around the same height as aircrafts. हाँ, वो डिपेंड करता है ना बारिश आपसे कितनी। अगर आप बारिश बहुत करीब है, सर मैंने आपको बताया, स्प्रिंकल कर लें अपने इर्द गिर्द तो पूरा सर्कल नज़र आएगा आपको। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि पानी आपसे कितना दूर है। बारिश हमारे से अमूमन बहुत दूर होती है ना, तो इसलिए हमें इतनी बड़ी रेनबो नज़र आती है। वो सन का भी एल्टीट्यूड कम होता है तो इस वजह से। लेकिन आप एक लोकल अपने इर्द गिर्द भी रेनबो बना सकते हैं, छोटी सी रेनबो बना सकते हैं। हाँ, ये तो ये देखें, ये अंदर इसके देखें कितनी ब्राइट है, और ये बाहर भी थोड़ी सी ब्राइट है, अंदर रिलेटिवली डार्क है। क्योंकि ये वाले जो रेन ड्रॉप्स हैं ये इनकी लाइट आप तक पहुंच ही नहीं रही है, हमारे रेन ड्रॉप्स की। सवाल है कोई इसका? ठीक है, तो ये सेकेंडरी रेनबो है। इसके कलर्स भी आप देख लें, इन्वर्टेड हैं। इसका रेड बाहर है, इसका रेड अंदर है, और बस ये, और ये सर्कल है पूरा का पूरा। और आपकी इतनी हाइट ही नहीं है कि आप वो नीचे आपको वो पूरा सर्कल नज़र आ जाए। नहीं चल रहा। न्यूटन मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है यार, छाया हुआ बनता है न्यूटन। अभी हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं ना, न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फिगर ऑल ऑफ दिस आउट। और कितने सक्सेंटली, कितने आराम से उसने ये पूरे की पूरी कहानी उसने डिस्क्राइब भी कर दी है उसने। और अपनी जो उसकी किताब थी, क्या 1721 1720 की किताब थी उसकी, ऑप्टिक्स विद के, वो वाली किताब जो है ना, उसमें उसने बड़ी चीज़ें उसने बयान कर दी उसके अंदर।
और ऐसी सी चीज़ें जो लोग हमेशा अपने सर खुजाते आए थे उन चीज़ों पे, यार टाइड्स क्यों होते हैं, फलाना चीज़ें क्यों होती हैं, मून के वो अपनी मून के फेजेस तो नहीं, और बड़ी बड़ी फिनोमेना ना जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। रेनबो की एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं थी, लोग बस पेंटिंग्स बनाते रहते थे रेनबो की। इसने जो है देखें, वही जो मैंने सारी कहानी बताई है, ये सन की रेज़ हैं, ये रेन ड्रॉप है, ये रिफ्लेक्शन हुई है, ये आपकी ब्लू लाइट वाला रेन ड्रॉप है, ये रेड लाइट वाला रेन ड्रॉप है, ये आपको प्राइमरी रेनबो मिल गई। इसमें डबल रिफ्लेक्शन हुई, 1 2, और ये आपका ब्लू लाइट वाला है, ये आपका रेड लाइट वाला है। तो इसने इतनी आसानी से, और ये मतलब इस पहला बंदा था जिसने सब कुछ सारा सीन फिगर आउट कर लिया था। क्योंकि अगर आपको पता चल गया है कि इसके अंदर जाके कलर स्प्लिट हो जाएंगे, तो आप बस बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लगा के आप आसानी से वो फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत पहले की पता हैं, ये कोई रिसेंट नहीं है, 300 साल पुरानी डिस्कवरीज हैं ये आप देख लें, फुल सर्कुलर रेनबो। अगर आपकी इतनी हाइट हो गई है, अब आप जहाज़ में या कहाँ हैं, जिस चीज़ में भी हैं, तो इसका जो पूरा इंटीरियर है वो काफ़ी ब्राइट है, और ये एक अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड है बीच में, और ये सेकेंडरी रेनबो है। ये पूरा सर्कल है, रेनबो बेसिकली एक सर्कल ही होना चाहिए है। हाँ सर्कल है, पूरा परफेक्ट सर्कल है ये, और इसके जो रेडियस है वो 42 डिग्रीज है। ठीक है, अच्छा ये भी एक चीज़ होती है, वाइट बोज और फॉग बोज। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ना आपका रेन ड्रॉप बहुत छोटा हो, बिल्कुल ये टाइनी सा हो, छोटा सा हो, इसके ऊपर जब लाइट आएगी ना, कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट भी ये छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। ठीक है, तो क्या होगा कि ना डायफ्रैक्शन शुरू हो जाएगी। अभी तो क्या है, अभी ये है कि ना जो कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट ये बहुत बड़ा रेन ड्रॉप है, तो इसके अंदर ना हम इनको रेज में डिकम्पोज कर सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं इनकी। लेकिन जब बहुत छोटा हो जाता है ना रेन ड्रॉप, तो ना क्योंकि लाइट असल में वेव है, लाइट एक यूं करके एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है सिर्फ। जब रेन ड्रॉप बहुत छोटा हो जाए आपका, तो ना जो वेव्स है ना वो ओवरलैप करने लग जाती हैं लाइट की, रेड लाइट की, ब्लू लाइट की, ग्रीन लाइट की, सबकी वेव्स ओवरलैप करने लग जाती हैं। उसकी वजह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होने लग जाती है। ठीक है, वो सारे कलर्स आपस में मिक्स होने लग जाते हैं। जब बहुत छोटा एरिया हो ना, आपका रेन ड्रॉप इतना छोटा हो, उसके अंदर जगह ही ना हो कि वो अलग अलग जा सकें, तो आपस में मिक्स होने लग जाती हैं सारे कलर्स। तो सारे कलर्स मिक्स होते हैं तो वाइट लाइट बनती है आपकी। ठीक है, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं वाइट बोज। अगर आपकी धुंध हो, या फिर धुंध में ही ऐसा होता है कि धुंध में ना आपके जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, रेन जो बारिश होती है उसमें तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो धुंध होती है उसमें बड़े छोटे छोटे होते हैं रेन ड्रॉप्स। ठीक है, तो धुंध में ऐसा ये फिनोमेना ये देखा जा चुका है, ऐसे फिनोमिनन कि ना रेनबो तो बन जाती है, लेकिन क्योंकि रेन ड्रॉप्स इतने छोटे हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स इतने छोटे हैं, सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं, तो वाइट कलर की हमें मिल जाती है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है वही चीज़, वही फिजिक्स हो रही है इसके अंदर, लेकिन बस इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की वजह से सारे कलर्स मिक्स हो गए हैं। तो इसको कहते हैं वाइट बो, या फिर फॉग बो भी कहते हैं, क्योंकि फॉग में बनती है अमूमन। शायद आप में से किसी ने देखी भी हो इस तरह की फुल धुंध में ना, अगर वो सूरज आ जाए, अगर वो इतना लो आसमान में बहुत ऊपर ना हो, तो आपको यहाँ सामने अपने सन के ऑपोजिट आपको ये नज़र आ सकती है। और जब बंदे को पता ना उन चीज़ों का, तो बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता ना इन चीज़ों को, बंदा फिर इतना गौर भी नहीं करता। आपको पता चल गया इन चीज़ों का, प्राइम हो गए हैं आप, तो आप ये इन चीज़ों को ना जाके देख सकते हैं इन चीज़ों को, यार सेकेंडरी रेनबो, अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड, और ये धुंध में अगर चले गए तो इस तरह की रेनबो। और मून से भी बन सकती है, उसको मून बो कहते हैं, मून से भी रेनबो बन सकती है, वो बड़ी फेंट होती है। मून की जो लाइट है, अगर मून फुल मून है आपका, तो उसकी इतनी लाइट होती है कि उससे भी रेनबो बन सकती है, उसको मून बो कहते हैं। एग्जॉटिक सी चीज़ें, ये एक चीज़ है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रेन ड्रॉप्स। इसको कहते हैं 22 डिग्री हेलो। ये सन है और ये मून है, सन के इर्द गिर्द भी ये बन जाता है, और ये मून के, और ये बड़ी कॉमन है, ये कोई इतना रेयर नहीं है मून बोज और फॉग बोज की तरह, ये बड़ा कॉमन है। हम क्योंकि सन की तरफ इतना देख नहीं सकते, तो हम उसके डायरेक्ट क्योंकि ना ये 22 डिग्रीज का सिर्फ ये सर्कल है, इतना करीब हम सन के देखेंगे तो वो डेंजरस होता है, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन अगर देखें तो हमें मिल भी सकता है ये चांद के इर्द गिर्द, लेकिन ये बहुत कॉमन है, ये आपको फ्यू टाइम्स अ मंथ तो आपको मिल ही जाएगा। ये आपने शायद देखा भी हो, आप में से किसी ने, चांद को आप देखेंगे ना एक बड़ा सा सर्कल उसके इर्द गिर्द, तो वो ये असल में ये इसको कहते हैं 22 डिग्री हेलो। और ये ना रेन ड्रॉप्स की वजह से नहीं होता, ये पता है किस वजह से होता है, ये ना एटमॉस्फेयर में बहुत हाई आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं आपके, क्योंकि जितना आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं उतनी ठंड बढ़ती है आपकी, जितना एल्टीट्यूड आपका बढ़ता है, इसलिए पहाड़ों में ठंड होती है।
जितना आप ऊपर जाते हैं उतना ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होने लग जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में बहुत हाई ना वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज होके ना आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो आइस क्रिस्टल्स का ना जो शेप होती है ना वो हेक्सागोन जैसी होती है, आइस क्रिस्टल्स की हेक्सागोन जैसी शेप होती है। इसके अंदर से जब लाइट गुजरती है ना, इसके अंदर से भी यूं करके रिफ्रैक्शंस होती हैं। इसका जो मिनिमम एंगल आता है ना वो 22 डिग्रीज आता है। तो उसकी वजह से आपके 22 डिग्रीज का ये हेलो बन जाता है। तो वो आइस क्रिस्टल्स की वजह से होता है। ये मैं एक्जॉटिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। मेन जो मीट है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। 46 डिग्री हेलोज भी होते हैं, ये बड़े रेयर होते हैं। ये भी आपके सन के इर्द गिर्द बन सकते हैं। 22 डिग्री हेलो तो काफ़ी कॉमन है, नज़र आ जाता है। इसमें भी ना रेनबो की तरह के कलर्स होते हैं, लेकिन रेन ड्रॉप्स के थ्रू नहीं हो रहा होता, आइस क्रिस्टल्स के थ्रू हो रहा होता है। 46 डिग्री हेलो वो भी इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सन डॉग्स भी आपके बन जाते हैं, वो इनको कहते हैं सन के कंपेनियंस। ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। वो भी इधर आपके ना जिस एल्टीट्यूड पे सन है उसी एल्टीट्यूड पे ये आपके थोड़े ना कंपेनियन टाइप नज़र आने लग जाते हैं। उनको भी लोगों ने बड़ा शुरू से बड़ा वो किया है, एक्सप्लोर किया है। मेरे ख्याल से पुराने ज़माने के फोकलोर वगैरह होता था ना लोगों का, वो ऑब्ज़र्व करते थे चीज़ें, तो वो पैटर्न्स निकालने लग जाते थे। तो इससे रिलेटेड एक पैटर्न था जो पुराने ज़माने के लोगों ने निकाला हुआ था कि अगर आपको सन डॉग्स नज़र आ गए ना तो फिर ना मौसम ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो उसके पीछे एक रीज़न भी है कि ना सन डॉग्स जब बनते हैं ना तो वो एसोसिएटेड हैं स्टॉर्म क्लाउड्स के साथ, कि ना उसके कुछ दिन बाद अमूमन नज़र आ जाते हैं स्टॉर्म क्लाउड, सिरस क्लाउड जो होते हैं। तो ये इतनी गलत बात भी नहीं है जो उनकी बात थी, वो ऑब्ज़र्व ही कर रहे थे ना वो लोग भी, उनकी भी एक तरह फोक साइंस थी उनकी। लेकिन ये इतनी एक्यूरेट चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नज़र आ जाए तो स्टॉर्म भी आए उसके बाद, लेकिन बस ऐसे। तो ये भी एक एग्जॉटिक सी चीज़ है। अच्छा, मैं सनसेट्स पे आ जाता हूँ। सनसेट्स की कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है सनसेट्स की। सनसेट्स में बेसिकली क्या होता है कि मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमें पता है कि अब सनलाइट आ रही होती है तो वो आपके मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती है सनलाइट जो है, ठीक है। वो तो हम रेन ड्रॉप्स की बात कर रहे थे ना, अब रेन ड्रॉप्स को आप निकाल दें कहानी से। अब सिर्फ और सिर्फ एयर के पार्टिकल्स हैं आपके ना, और सनलाइट आ रही है एयर के पार्टिकल के साथ टकरा रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका जो साइज़ होता है ना, जो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं H2O के हैं, वाटर वेपर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका साइज़ ना बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट काफ़ी बड़ी होती है और इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो ना जब ये वाला सीन होता है ना कि लाइट आ रही है और वो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल के साथ टकरा रही है, तो उसमें ना एक चीज़ उसे कहते हैं रैली स्कैटरिंग कहते हैं उसे, ठीक है। तो रैली स्कैटरिंग होती है आपकी जब सनलाइट आती है एयर के पार्टिकल के साथ टकराती है, रैली स्कैटरिंग। इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ये है, ये आई मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, लैम्डा क्या है। लैम्डा इस वाली लाइट की ना वेवलेंथ है, ठीक है। ये इंटेंसिटी है कि स्कैटरिंग के बाद कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकल रही है, और ये इनिशियल इंटेंसिटी है आपकी जो लाइट उस पर पड़ रही थी। ये I0 था और स्कैटरिंग के बाद कोई और हो गई आपकी, I हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो रैली स्कैटरिंग वाला फॉर्मूला है हमें बताता है कि ना लाइट की जितनी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्कैटर्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो रेड लाइट की कितनी ज़्यादा होती है वेवलेंथ, ब्लू लाइट की थोड़ी कम होती है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कम स्कैटर होगी रेड लाइट, और ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो वो ज़्यादा स्कैटर होगी एयर के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, ज़्यादा स्कैटर होगी। इस वजह से स्काई ब्लू होता है, ठीक है। क्योंकि जब सनलाइट आ रही होती है, सन बेसिकली ना वाइट होता है। सन अगर आप स्पेस में चले जाएं तो सन वाइट होता है, येलो नहीं होता ये सन है मेरा, ठीक है। तो ये आपकी इसकी लाइट आ रही है हवा पे पड़ रही है, और ये आपके हवा के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये वाइट लाइट है, इसके अंदर ना तमाम फ्रीक्वेंसीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तमाम तो नहीं है, जब एटमॉस्फेयर में आता है तो एक्स रेज गैमा रे सारी ख़त्म हो जाती हैं। इधर इधर विजिबल आती है, इंफ्रारेड आती है इसमें, और थोड़ी सी आती हैं रेडियो वेव्स आ सकती हैं, वो इतनी होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाइट लाइट आ रही है, तो मैंने आपको क्या बताया, रैली स्कैटरिंग होगी इस सनलाइट की इन पार्टिकल्स के साथ। जो कम वेवलेंथ वाली लाइट है इसके अंदर, जो ब्लू लाइट है, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी। तो ये तो वाइट लाइट आ रही है, लेकिन ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होगी इसकी ब्लू लाइट की। रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी स्कैटरिंग थोड़ी कम होगी,
क्योंकि आई इसका कम होगा क्योंकि ये नीचे है ना। तो जो रेड लाइट है इसकी थोड़ी कम स्कैटरिंग होगी, ये ना ज़्यादा देर आगे प्रोपोगेट कर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे खड़े हैं, नीचे ज़मीन पे खड़े हैं, तो इसलिए हमें आसमान ना इतना ज़्यादा हमें ब्लू ब्लू नज़र आता है पूरा का पूरा, क्योंकि आसमान ने ना सारी की सारी जो वाइट लाइट में से ना ब्लू लाइट इधर उधर स्कैटर कर दी होती है उसने, इसलिए हमें हर जगह ब्लूनेस नज़र आती है। और जब उसमें से थोड़ी सी ब्लू लाइट निकल जाती है, इस इनकमिंग वाइट लाइट में से थोड़ी सी ब्लू लाइट निकल गई, आसमान के अंदर स्कैटर हो गई, तो जो सन इटसेल्फ है वो हमें थोड़ा सा येलो नज़र आएगा, क्योंकि उसमें से ब्लूनेस थोड़ी सी चली गई है, ठीक है। ब्लूनेस हमने उसमें से हटा दी है तो वो रेडनेस की तरफ उसका कलर चला गया, ठीक है। उसके अंदर मतलब वाइट लाइट है ना सन की, रेड भी है ब्लू भी है, ब्लू आपने थोड़ा सा कम कर दिया तो इसकी जो रेशियो है ना रेड की थोड़ी ऊपर चली जाएगी, रेड येलो की। तो सन हमें थोड़ा सा रेड येलो इसलिए नज़र आता है हमें, क्योंकि ये ब्लू लाइट उनसे निकल गई होती है। लेकिन ये तो बहुत ऊपर है होराइजन के, अगर हम देखें, अगर वो होराइजन के बड़ा करीब चला जाए, सनसेट का टाइम आ जाए, ये ज़मीन है, ठीक है, इधर आ जाए सन, काफ़ी करीब आ जाए, ठीक है। तो जब सन यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब ये आपकी अर्थ है फॉर एग्जांपल, ये एटमॉस्फेयर है आपका, ये एटमॉस्फेयर है, ये वाली जो सनलाइट है ये आप तक पहुँच रही है, ये वाली सनलाइट, दिस सनलाइट हैज़ टू गो थ्रू मच मोर एटमॉस्फेयर देन दिस सनलाइट, जब ये इधर है, ठीक है। जितनी हवा में से ये गुजर रही है ना सनलाइट, ये उससे ज़्यादा हवा में से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। ऑब्वियस है ये, क्योंकि इधर इसके ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा एयर में से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये बहुत ज़्यादा हवा से टकराएगी सनलाइट, जब ये सनसेट के करीब है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट निकल जाएगी, मेरे को मैं बताया, इधर उधर चली जाएगी, आसमान में चली जाएगी, ब्लू लाइट निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी। तो जब ये होगा तो इसमें हमें जो ये सन है ये और भी ज़्यादा रेड नज़र आएगा हमें। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब सन ऊपर होता है तो हमें येलो येलो नज़र आता है, और जब जैसे जितना वो नीचे होराइजन के करीब जाता है उतना हमें रेड और रेड नज़र आने लग जाता है, ठीक है। तो ये जिस तरह ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये येलो और रेड सा हो गया, और ये और भी नीचे चला गया। तो इसमें ना ये हो रहा है कि ये क्लाउड्स के नीचे भी क्लाउड्स भी थोड़े रेड रेड लग रहे हैं, इसकी जो रेड लाइट है वो इनसे रिफ्लेक्ट हो गया हमारी तरफ आ रही है, और ये पानी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हर चीज़ ही फिर रेड रेड सी हो जाती है, फिर बड़ी मज़े का एक सीन बन जाता है सनसेट में। तो क्योंकि बहुत दूर है हमारे से सन, उसने बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में से ट्रैवल करके हमारी तरफ आना है सनलाइट ने, तो उसमें से और भी ज़्यादा ब्लू लाइट निकल गई, उसमें से पहले जितनी निकल रही थी उससे भी ज़्यादा निकल गई। तो ये सन और भी ज़्यादा रेड, इसकी लाइट और भी रेड होगी जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और ये इसने इनको भी इल्यूमिनेट कर दिया, हर चीज़ को रेड कर दी, उसकी लाइट ही रेड है उसकी, उसने हर चीज़ को रेड रेड सा बना दिया उसने। और ये इसीलिए इतनी ड्रामेटिक सा होता है ये समंदर के करीब अगर आप सनसेट को देखें, क्योंकि समंदर भी फिर रेड रेड सा हो जाता है, ठीक है। तो ये सनसेट्स की बेसिकली ये साइंस है। रैली स्कैटरिंग हो रही है, और जो रैली स्कैटरिंग है, रैली एक बंदे का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था। तो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मच मोर देन रेड लाइट, देयरफॉर द स्काई अपीयर्स ब्लू एंड द सन अपीयर्स येलो रेड। व्हेन लो इन द स्काई, most of the blue is taken out of sunlight because light has to travel through much more atmosphere, thus the light reaching us appears even redder। तो बस इसकी बेसिकली ये इसका वो है, सारा रीज़न ये है कि आसमान क्यों ब्लू होता है, सन क्यों येलो होता है, और सनसेट्स क्यों रेड होते हैं, इन सब का रीज़न इस इक्वेशन के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि ना सनसेट के टाइम आपको लगता है कि रेनबो बन सकती है, सनसेट के टाइम अगर रेनबो बन जाए, सनसेट हो रहा है, बन सकती है ना, बारिश हुई है और साथ साथ जो है सन भी है, लेकिन सेट हो रहा है सन, तो अगर इसकी जो सनलाइट है वो रेड हुई हुई है, इसकी सनलाइट वाइट नहीं है, उसकी शुरू में तो वाइट थी, वो अगर पानी के रेनड्रॉप्स में से आ रही है तो वो फिर किस तरह की रेनबो बनाएगी, किस कलर की रेनबो होगी, रेड ही होगी ना, रेड कलर की होगी ना, क्योंकि पहले तो वाइट लाइट आ रही थी लेकिन अब रेड लाइट है, अब ब्लू लाइट उसमें से बहुत कम है उसके अंदर, तो प्रिडोमिनेंटली वो जो रेनबो होगी वो रेड ही होगी आपकी रेनबो, ठीक है। और एक और चीज़ भी होगी, ये मैं आपको रेनबो बना के दिखाई थी ना, ये तो बहुत ज़्यादा रेड होगी, अंदर क्या हो रहा था, अंदर वाइट लाइट थी ना, आपकी वाइट लाइट थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो इनकमिंग लाइट है वो वाइट नहीं है, वो रेड है, तो इसका जो इंटीरियर है ना ये भी मोस्टली रेड ही होगा उसका। तो ये ना एक पूरा एक अंदर से भी रेड रेड सी होगी और खुद भी रेड होगी, ठीक है, इस तरह की होगी, चेक करें,
तो ये बहुत कम हमें येलो ब्लू तो बिल्कुल ही कम नज़र आ रहा है हमें, ज़्यादातर रेड और अंदर भी हमें रेडनेस नज़र आ रही है उसकी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेड बो, कहते हैं इसे रेड बो। ये भी एक रेड बो है, अर्ली मॉर्निंग रेड रेनबो, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि दो सवाल हैं बेसिकली। पहला तो ये है कि क्या रेनबो में ऐसे कलर्स मौजूद होते हैं जो कि हमें शायद नज़र नहीं आए, हम उनको देख ना सकें। और दूसरा ये है कि जैसे कि सेकेंडरी रेनबो जो है उसके अंदर कलर ऑर्डर सारा इन्वर्ट हो जाता है, तो क्या टर्शियरी रेनबो में फिर से इन्वर्ट हो जाएगा कलर ऑर्डर और फिर सो ऑन इस तरह? मैंने वही होता बताया भी था लेक्चर में, मैंने मेंशन किया था ना कि वो इन्वर्जन्स होती रहेंगी उसकी। और पहला सवाल था कि इसमें और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है, नहीं वो नहीं हो सकती इस वजह से क्योंकि जब सनलाइट आती है उसके अंदर तो तमाम रेडिएशन होती है उसके अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके अंदर एक वो एब्जॉर्प्शन लाइंस भी होती हैं उस स्पेक्ट्रम में, क्योंकि जब सनलाइट सन से निकल रही होती है तो उसके अपने एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना अब्जॉर्ब कर लेते हैं उस निकलने वाली रेडिएशन को। इस तरह हीलियम की लाइंस होती हैं, उसी से हमें पता चला था कि सन में हीलियम है और उसी से हीलियम खुद डिस्कवर हुआ था, और हीलियम का नाम भी सन पे, हीलियोस जो सन का गॉड था, ठीक है। लेकिन होता ये कि ना जब वो सनलाइट आ रही होती है उसके अंदर मोस्टली सारी रेडिएशन, एक्सरे भी है सारी हैं उसके अंदर, और गैमा रे भी है थोड़ी बहुत, विजिबल तो है ही उसके अंदर। लेकिन जब वो सन के वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही होती है तो ओजोन लेयर का आपको पता है, ओजोन लेयर आपकी एक्सरेज और इन सारी हायर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर, उनको वरना हमें ज़िंदा ही ना होता है। तो वो सिर्फ ना कुछ छोटे से सेगमेंट को आने देती है सिर्फ एटमॉस्फेयर हमारे तक, क्योंकि हमने सर्वाइव भी करना है। तो हमें विजिबल नज़र आती है, हमें इवॉल्व भी हम उसी के लिहाज से हुए कि हम विजिबल को देख सकें, इसलिए हमें इतने विविड नज़र आते हैं कलर्स, ठीक है। और उसके अलावा इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड होती है वो नुकसानदेह नहीं होती है, वो हीट होती है। इंफ्रारेड आ जाती है, एक्सरे गैमा रेज ख़त्म हो जाती है, विजिबल आ जाती है। और तो ये है कि आपकी इंफ्रारेड को आप अगर आपकी आंखें इंफ्रारेड देख सकती हैं तो आपको ना इंफ्रारेड का भी एक बैंड नज़र आ जाता है, आपको इंफ्रारेड का बैंड रेड से ऊपर नज़र आ जाती है क्योंकि उसके रेड से ज़्यादा वेवलेंथ है, तो आपको एक इंफ्रारेड का बैंड नज़र आ जाता। लेकिन मसला ये कि अगर आपको ना इंफ्रारेड नज़र आ रही होती ना तो आपके ना रेनबो से और बड़े बड़े मसले आपके हो जाते, क्योंकि आपको अपने इर्द गिर्द से हर जगह से इतनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन मिल रही होती ना कि आप ब्लाइंड हो जाते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि हर चीज़ इतनी गर्म है हमारे इर्द गिर्द कंपेयर टू स्पेस। ज़मीन में से इतनी इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होती है। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को अगर आप देख लें, एनिमल के करीब ले जाएं, वो चमक रहा होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में, और हम भी, हमारी बॉडीज़ वगैरह भी। तो रेनबोज विल बी द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न्स अगर तुम इंफ्रारेड देख सकते हो तो। लेकिन फिर भी इन प्रिंसिपल ज़रूर बन सकती हैं, और अगर एक्सरे भी आ गई उसको भी आपने आने दिया तो एक्सरे की इसकी थोड़ी सी नीचे बन जाएगी वायलेट से, और इंफ्रारेड की थोड़ी ऊपर बन जाएगी। अच्छा, और वो जो एक लेजेंड है ना, लेप्रिकॉन का नहीं कहते कि पॉट ऑफ गोल्ड होता है रेनबो के एंड के ऊपर, अगर आप रेनबो के एंड पे चले जाएं? वो इसलिए है ना क्योंकि तो व्यूइंग एंगल की वजह से क्या होता है किसी को पता ही नहीं था ना कि रेनबो एक कंप्लीट सर्कल होता है, क्योंकि कोई स्पेस में इतना गया ही नहीं था, ना कोई हॉट एयर बलून्स होते थे उस टाइम पे, कोई इतना ऊपर जा ही नहीं सका था। फ्लाइट तो बहुत लेट आई है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। तो हर लोग ज़मीन से ही बैठ के स्पेकुलेशंस करते रहते थे, तो उनको लगता था कि जो ये रेनबो है कहीं ना कहीं जाके एंड हो रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में जब आप ऊपर जाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो वो है तो इल्यूजन ही ना रेनबो। आप एक सॉलिड चीज़ नहीं है रेनबो, वो बस एक ख़ास रेनड्रॉप में से निकलने वाली लाइट है। आप जितना करीब जाएंगे वो आपसे दूर भागती जाएगी, फिर आप इवेंचुअली आप जितना करीब चले जाएंगे कि आप बारिश से भी आगे चले जाएंगे, फिर आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो एक मिराज की तरह है बेसिकली रेनबो। कि जो ब्लू है उसका एंगल सबसे कम होगा ना, लेकिन इंडिगो और वॉयलेट का जो है ऑर्डर उससे बाद में आता है, तो उनका ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए? हाँ, उनका कम ही होगा, लेकिन वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया था शुरू में ही ना, क्योंकि हमें वो इतने खास नज़र ही नहीं आते इंडिगो और वायलेट, ठीक है। और मैंने ब्लू को ही मिनिमम रखा, लेकिन उससे भी कम आप कर सकते हैं। अगर आप वायलेट के वेवलेंथ लें तो वो उससे भी ब्लू से भी कम है, तो उसका एंगल 40 से भी थोड़ा कम बन जाएगा उसका। तो फिर रेडियस भी तो चेंज हो जाएगा ना? हाँ, नहीं रेडियस तो मैक्सिमम रेडियस उसका 42 पे ही रहेगा ना पूरी रेनबो का। रेड सबसे ऊपर है, लेकिन विड्थ आप उसकी चेंज कर लें। इन्वर्टेड का चेंज हो सकता है लेकिन। हाँ, इन्वर्टेड का फिर चेंज हो जाएगा, एग्जैक्टली इन्वर्टेड का फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। The rainbow is I got all the rainbow part. It's just the sunset part was a bit difficult. अच्छा, सनसेट पार्ट। Yes. तो सनसेट पार्ट में बस ये है ना कि देखो सनलाइट आ रही है एयर पार्टिकल्स के साथ, इट कोलाइड्स विद एयर पार्टिकल्स, Yes. सनलाइट, ठीक है, इट स्कैटर्स, बट ब्लू लाइट स्कैटर्स मोर देन रेड लाइट। Yes. But during sunset, sunlight has to pass through more atmosphere, more like a quantity of atmosphere, na? So more blue light will scatter as compared to when it's overhead, when the sun is overhead, ठीक है।
because more blue light will be scattered during sunset, the sun will appear even redder to us. Yes. ठीक है, as compared to when it was overhead. समझ आई? Yes. That is why sunsets are red, because most of the blue light has been taken away from the white light of the sun. Yes. ठीक है? Understood now. Understood? Yes. And that is ultimately because of this, because Rayleigh scattering. Okay. Because lower wavelengths, blue light is scattered more. Yes. Because more you decrease this, I increases. Yes. So this is the intensity of scattered light. Yes. So that is done. Okay.